तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आज आपकी पहली क्लास होने वाली है, ये यूकेपीएससी जेई 2026 के रिगार्डिंग, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करना चाहता हूं, ताकि आपको लोगों को मेरी इंटेंट पता चल सके और मैं इस कोर्स में क्या करने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता चल सके और इस कोर्स के क्या फ़ायदे होने वाले आपके लिए इसी एग्ज़ाम में या दूसरे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो बिल्कुल चैप्टर बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। जो कि अगर आप सिलेबस में देखोगे तो जो हमारा कंटेंट रहेगा सिलेबस के आधार पर रहेगा, ठीक है। यानी कि हम जो फॉलो करेंगे यूकेपीएससी का जो सिलेबस है, उस वाले सिलेबस को फॉलो करके ही हम कंटेंट बनाएंगे, उसी के आधार पर एमसीक्यू बनाएंगे, उसी के आधार पर टेस्ट सीरीज बनेंगी, उसी के आधार पर सारी चीजें बनेंगी भाई। क्लियर है? तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नई जर्नी है तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो चैप्टर रहने वाला बेसिक टर्मिनोलॉजी, इसमें हम और देयर कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इसमें पढ़ते हैं एटम्स, चार्ज, करंट, करंट डेंसिटी, ठीक है। और आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, ये सब करंट डेंसिटी वाले उसमें आ जाते हैं, आपके रिलेशन जो रहता है उसमें आ जाता है। और आपके पास रजिस्टेंस, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं। और जब तक इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती है आप लोगों को, तब तक आगे पढ़ने का कोई फायदा होता ही नहीं। जब अगर आपको वोल्टेज करंट का ही नहीं पता तो आगे तो पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो टोटल मिला के देखे जाए तो इसमें 8-9 लेक्चर होंगे इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। 8 से 9 लेक्चर इसमें लगेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी और उनके कॉन्सेप्ट को समझने में। अकेले रेजिस्टेंस में काफ़ी लेक्चर, 3-4 लेक्चर लग जाते हैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं भाई, ठीक है। ऐसा नहीं उनसे नहीं आते, जो मैंने पहले बोले वहां से भी आते हैं। अब इसका रोड मैप क्या रहेगा, इस पे भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि क्या चीजें प्लानिंग रहेगी, ठीक है। उन पॉइंट्स को मैंने पहले ही नोट कर लिया ताकि मैं भूल ना जाऊं कि क्या पॉइंट आपसे डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो भाई पहला तो मैं बता दूं, जो यूकेपीएससी का सिलेबस है अपने आप में बहुत ज्यादा सिलेबस है, आपने देखा होगा। इससे ज्यादा सिलेबस किसी का नहीं है, ना एसएससी का ना रेलवे का, ठीक है। जिसने इस सिलेबस को पढ़ लिया वो भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे सकता है, सिर्फ इसी को, उत्तराखंड वाले को अगर पढ़ लिया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट है। वो सिलेबस डिस्कशन मैंने पुरानी वीडियो में कर रखा, वहां पे जाके आप देख सकते हो। क्लियर है? तो इसमें भाई फिलहाल के पहले तो ये जो यूकेपीएससी आयोग था, ये गवर्नमेंट उसकी तैयारी कराता था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, पीडब्ल्यूडी एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ में एनर्जी डिपार्टमेंट की वैकेंसी भी इन्होंने लास्ट टाइम ली थी। इस बार इसमें 3 वो आ रहे हैं, यूपीसीएल, पिटकुल और यूजेमिनल। तो हमारा फोकस, ठीक है, इस सिलेबस के आधार पे इस वाली वैकेंसी को, इनकी वैकेंसी को टारगेट करना ही रहेगा भाई। क्लियर है? फिर मैं बता दूं, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो इन वाले कोर्सेज की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी भाई, क्योंकि जो इनका सिलेबस है वो इस सिलेबस का ही पार्ट है। अब ऐसा तो है नहीं कि यहां पर कंटेंट कुछ और है भाई, कि इसमें ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन कुछ और आएंगे, उसमें अलग आएंगे। तो यानी कि नेचुरली अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो इनकी ऑटोमेटिक हो रही है, ठीक है। तो यानी कि जो बच्चा इस वाले कोर्स में एनरोल होगा तो इसकी ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कोर्स कंप्लीटेशन की जो रिपोर्ट्स रहेगी वो इसके आधार पर रहेगी, यानी कि मैं जो कोर्स कंप्लीट कराऊंगा इसकी डेट के हिसाब से कराऊंगा भाई, ठीक है। यानी कि इसकी जब भी, अभी तो इसकी वो नहीं आई है विज्ञप्ति, लेकिन हाँ आरटीआई से पता चला, अध्याचन से, कि जल्दी आने वाली है आपके पास, ठीक है। तो इस कोर्स के साथ अगर ये हो रहा तो ये आपके पास एडवांटेज में है, ठीक है। तो चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी का सीबीटी 2 होने वाला है, ठीक है। एसएससी जेई का मेन होने वाला है, तो उसमें आपकी ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप इनके भी आपने फॉर्म फिल कर रखे हो। एक अगला पॉइंट आता है कि हमारे कोर्स की जो लैंग्वेज है, जो कोर्स की लैंग्वेज है वो कैसी रहेगी। तो आपको वीडियो में अभी दिख जाएगा, जो कंटेंट है उसी भाषा में रखेंगे। फिर भी आप चाहते हो कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, कि क्या शुद्ध हिंदी रखे, शुद्ध हिंदी बहुत कॉम्प्लिकेटेड पड़ती है, शुद्ध इंग्लिश पढ़े तो उसमें भी दिमाग का खपत ये रहती है कि पहले इंग्लिश में पढ़ो फिर उसे हिंदी में सोचो, कन्वर्ट करो, तो दिमाग की एनर्जी होती है। तो हमने जो लैंग्वेज रखी है वो इंग्लिश रखी है, और कंटेंट भी उसी भाषा में रखा है। जैसे कोई टेक्निकल वर्ड है तो उसे इंग्लिश में ही रखा है, और जो हिंदी में जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक डिवाइस है, तो जैसे बोला है मैंने वैसे ही लिखा हुआ आपको नोट्स में मिलेगा। क्लियर है भाई? तो यानी कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होगी कि किस उसमें कंटेंट रहने वाला है भाई आपके पास, ठीक है। फिर मैं बता दूं, जो
वो करेंगे हम एज पर यूकेपीएससी के सिलेबस में चलेंगे हम। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये हमारी ऐप डाउनलोड कर लेना, जूनियर इंजीनियर एकेडमी या जेई एकेडमी डाल के, लिंक वीडियो के नीचे में मिल जाएगा आपको। ठीक है भाई, अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हो तो हमारे ये फोकस एकेडमी देहरादून है, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको जानकारी दे दी जाएगी। क्लियर है भाई? जो लेक्चर नोट्स रहेंगे, जो मैं पैनल पे पढ़ाऊंगा, जो चीज कंटेंट लिखा हुआ होगा, उसकी पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। डेली क्लास होगी और डेली वो आपको मिल जाएगी। उससे चाहे आप अपनी कोडिंग में अपनी भाषा में नोट्स बना सकते हो, या उन पीडीएफ को भी डायरेक्ट अपने हाथ से लिख के, क्योंकि लिखने से भी काफी चीजें क्लियर होती है। अगर लिख के याद करते हो तो ज्यादा लंबा याद रहता है, क्योंकि जब आदमी लिखता है तो थोड़ा सोचता है। ठीक है, ऐसे पढ़ के जाओगे तो चीजें बहुत कम याद रहती है। क्लियर है? तो यानी कि लेक्चर नोट्स के जो पीडीएफ है वो रहेंगे आपके पास, एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे भाई। क्लास के साथ ही वो अपलोड रहेंगे भाई आपके पास। ठीक है, ऐप का लिंक नीचे मिल जाएगा, टेलीग्राम लिंक भी नीचे मिल जाएगा। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। साथ में मैंने इसके यूकेपीएससी के लिए एक चैनल व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती रहे। आगे की जितने भी क्लास के शेड्यूल होंगे उसी पे मिलेंगे भाई। क्लियर है भाई? तो मैं बता दूं, पहली जो 4 वीडियो हैं ये रिकॉर्डेड है, एक्चुअल में मैंने पहले ही बना रखी थी। ठीक है, तो तब तक क्या बोलते हैं, बनाई ये किसी और उसमें थी, लेकिन कंटेंट जो है आपके पास मान लो करंट है, भले ही मैंने वो जेई के लिए पढ़ाया हो, अब ऐसा तो नहीं करंट की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो वही वीडियो पहली 4 है, जिसमें मैं पहले एक बता दूं, जिसमें आपके पास एटम्स है, चार्ज है, करंट है, वोल्टेज है, एनर्जी है। क्योंकि जो पुराने स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं उन्होंने शायद वो वीडियो देखी भी हो, लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं। क्लियर है? इन 4 वीडियो के बाद आपके पास नया टॉपिक हम जो रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, उसमें आपको बिल्कुल फ्रेश लाइव वीडियो ही मिलेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इसलिए मैं पहले बता दूं क्योंकि ये 4 वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है भाई। ठीक है, बना मैं बिल्कुल शुरू से भी देता इनको, फिर दोबारा से लाइव पढ़ा देता, लेकिन यार वही चीज मैं देख रहा था जब पीपीटी बनाने पे आया, तो सेम वही चीज दोबारा रिपीट करूं, वो मुझे ही अच्छा सा नहीं लगा। ठीक है, फिर मैंने सोचा भी कि इसमें कुछ और कंटेंट ऐड करूं, वो फिर ओवरफ्लो का मतलब आउट ऑफ सिलेबस हो जा रहा था। लेकिन जितना पढ़ाया, आप एक बार वीडियो देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, वो कंटेंट कितना बेहतरीन बना हुआ है। ठीक है, उसमें जो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ना, उसमें आपके हर सवाल के जवाब मिलेंगे। फिर भी अगर सवाल के जवाब नहीं मिलते तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके छोड़ सकते हो, मुझसे अगली वीडियो में जरूर डिस्कस करूंगा। और सबसे पहले आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा। क्लियर है? ठीक है भाई, तो बाकी जो कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका, ठीक है, कंप्लीट कोर्स रहेगा आपके पास, वो आपको एप्लीकेशन पर ही मिलेगा, यानी कि जिसमें 100% कंप्लीटेशन रहेगा आपके पास। ठीक है, ई बुक है, चैप्टर वाइज है। अब बुक का मैं बता दूं, जो मेरी बुक है, ठीक है, उसमें आप सारा का सारा कंटेंट आपको मिला, क्योंकि कोई भी यूकेपीएससी के जो सिलेबस है, कोई भी एक बुक है जिसमें कंप्लीट सिलेबस नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसी बुक है ही नहीं, किसी में डिजिटल नहीं है, किसी में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, किसी में कुछ नहीं है, किसी में पीएलसी नहीं है। ठीक है, तो यानी कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो आपको फिर 2-3 बुक करनी पड़ती है। तो आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा, आप एप्लीकेशन पे जाके बुक के कंटेंट को देख सकते हैं। पहले 2 चैप्टर मैंने उसे फ्री कर रखे हैं अपलोड, अभी पहले 2 चैप्टर अपलोड किए हैं। ठीक है, क्योंकि नई एप्लीकेशन है, थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है, चीज़ें को मुझे उसे अपलोड करने में और उसकी फॉर्मेटिंग करने में। ठीक है, तो धीरे धीरे कर दूंगा, कंटेंट तो अवेलेबल है, बट अपलोडिंग करने में थोड़ा समय लग रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? दूसरी चीज है आपके पास, ओके, तो ये सब चीजें थी भाई आपको। तो ये जो वीडियो होने वाली है इसको आप देखिएगा, और मैं पहले बता दूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। जैसे ही अभी नया चैनल है, सब्सक्राइबर कम है आपके पास, क्योंकि और कम होने की वजह से अभी लाइव जाना वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, बट जैसे ही सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं लाइव क्लासेस कंटिन्यू कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके छोड़ सकते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, और देखिए इसके कंटेंट में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, या दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने आपके इनके साथ ही बना रखे हैं। तो जैसे कि आपके पास है एटम, एटम की बात करें तो भाई इसको बोलते हैं परमाणु, बेसिकली हिंदी में बात करें तो परमाणु, यानी कि परम अणु बेसिकली, तो छोटे से छोटा पार्ट।
तो परमाणु क्या होता है, देखो हर चीज परमाणु बोलते हैं आपके पास कि हर एक चीज, जितनी भी इस ब्रह्मांड में चीजें हैं वो परमाणु से मिलकर बनी है। यानी कि यह वह छोटे से छोटा पार्ट है, ठीक है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यह सभी रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। रासायनिक क्रियाओं में क्यों भाग लेता है भाई? रासायनिक क्रियाओं में इसलिए भाग लेता है क्योंकि रासायनिक क्रियाओं में भाग आपका इलेक्ट्रॉन्स लेता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को तो आप तोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिजिकली में क्यों नहीं लेता? तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने इसमें रखे हैं, आगे बात करते हैं। तो परमाणु क्या हुआ? बेसिकली वह छोटे से छोटा अणु हो गया है, बेसिकली परम अणु, जिसको हम और भागों में नहीं तोड़ सकते। यानी कि छोटी सी जो सबसे छोटी यूनिट्स है किसी भी पदार्थ की, वो परमाणु कहलाती है, ठीक है। जैसे आपके पास घरों की दीवार बनी है, ठीक है, वो ईंटों से मिलके बनी है, ऐसे समझ सकते हो। तो ईंट क्या हो गया आपका? परमाणु हो गया, उससे छोटा एलिमेंट। अब आप कहोगे सर ईंट को भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बेसिक यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसे को हम परमाणु बोल दे। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी भी एटम के एलिमेंट का वह सबसे छोटा कण, ठीक है। एटम किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा कण है जो उस एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। यानी कि उसमें सारी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी अवेलेबल रहती है। क्यों रहती है, कैसे रहती है, अभी बात करेंगे। या इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, एटम जो मैंने बताया वह सबसे छोटा कण है जिससे हर पदार्थ बना है, जिससे हर पदार्थ बना है। अगर एटम का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो कुछ इस प्रकार का रहता है। बीच में मेरे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और बाहर की ऑर्बिट में क्या रहते हैं आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं भाई। इसमें क्या रहते हैं आपके पास? इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हो गया आपके पास प्रोटॉन, ठीक है। और ये हो गया आपके पास न्यूट्रॉन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है, बाहर की ऑर्बिट्स में हम आपके पास इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, क्लियर है। अब इन पे क्या चार्ज होता है उस पर हम बात करेंगे बाद में। इनमें कुछ चार्ज होता है, तो ये चीज तो समझ में आई। यानी कि वह छोटे से छोटा एलिमेंट जो केमिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि एटम सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी को ही बनाए रखता है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं भाई? ये भी तो हो सकता है, ठीक है। हमने तो बोल दिया, तो थ्योरी रट ली, किताब में लिखा है रट लिया, है ना। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो चीजें भूलोगे नहीं आप। तो इसने बोला कि जो एटम की जो प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था आपके पास, फिजिकल प्रॉपर्टी ज्यादातर एटम के मॉलिक्यूल्स यानी कि समूह ग्रुप से बनती है, ठीक है। यानी कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है किससे बनती है? ग्रुप से। यानी कि जैसे मैंने बताया बहुत सारी ईंटों को जोड़ के आपने दीवार बना दी, ठीक है, फिजिकली जो चीज हमें दिखती है, ठीक है। तो सबसे छोटा एलिमेंट है आपके पास एटम, उसको जोड़ के हम पदार्थ बनाते हैं। हर पदार्थ में एटम अवेलेबल रहता है, तो बहुत सारे करोड़ों अरबों, बहुत सारे बिलियंस ऑफ एटम मिलते हैं, तब जाके एक पदार्थ बनता है। किसी पदार्थ का, वो पदार्थ की उसके ऊपर डिपेंड करता है डायमेंशन पे, कितना बड़ा है कितना छोटा है, क्लियर है। तो भाई और जो केमिकल प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कि इसका मतलब है रिएक्शन करना। केमिकल आपके रिएक्शन होते हैं ना, या बॉन्डिंग बनाना, या इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस, ये इस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आपके पास, हम पढ़ते हैं ना, बैटरी में पढ़ते हैं कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया या दे लिया। तो बेसिकली इसी को हम क्या बोल देते हैं? रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ये शेयरिंग, ये सब काम इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एटम का हिस्सा होता है, इसलिए अकेला एटम भी रिएक्शन कर सकता है। इसलिए एटम अपनी केमिकल आइडेंटिटी बनाए रखता है, क्लियर है। तो पता चला आपके पास कि ये भाई केमिकल रिएक्शन करता है, ठीक है। फिजिकली करने के लिए इसको बहुत सारे एटम्स की जरूरत पड़ती है। तो हम तो केवल सिर्फ एक एटम की बात कर रहे हैं, क्योंकि मान लो अगर आपके पास, मैं बता दूं, ठीक है, आपके पास कोई भी मैटर है तो वो अरबों, कोई भी मैटर है आपके पास, कोई भी पदार्थ है तो वो अरबों एटम से मिलके बनता है। डिपेंड करता है उसकी क्वांटिटी क्या है, क्लियर है। चलिए अब आ जाते हैं आपके पास, ये अगले उस पर भी आते हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं। हालांकि मैं बता चुका हूं, ये चीजें जब आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगी, भाई हमने केमिकली बोला, फिजिकल क्यों नहीं? फिजिकली का मतलब जो हमें दिखती है, ठीक है।
चलिए, अच्छा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि भाई आपके पास क्या आ जाती है, कलर हो गया उसका, ठीक है, हार्डनेस हो गया, अब एक एटम तो आप आंखों से देख नहीं सकते हो, ठीक है, डेंसिटी हो गया या उसकी कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। खाली एक एटम से तो आप कंडक्टिविटी नहीं बना सकते हो, एक एटम में भाई आपके पास किसी में चलो 2-4 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कंडक्टिविटी कब दिखती है आपके पास करंट वायर में, जब उसमें अरबों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं, ठीक है, अरबों इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे होते हैं। तो जब ये बहुत सारे एटम मिलकर कोई वस्तु बनाते हैं, क्लियर है, तो उसी को फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी आपके पास कलर, हार्डनेस, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये तभी दिखाई देती है जब बहुत सारे एटम, अब सिंपल सी बात है, मैं बता दूं आपके पास, एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम बता दें आपके पास कि ये पेन है, इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से लगा दूं तो इसमें करंट पास होगी, आप कहोगे सर हमें तो दिख नहीं रही, होती है, बहुत माइनर करंट फ्लो होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत कम हो रहा होता है, कम क्वांटिटी में, वो दिखता नहीं। इसने बोला कि जब बहुत सारे एटम मिलकर कोई वस्तु बनाते हैं, चाहे इसमें कलर हो, हार्डनेस हो, डेंसिटी हो, कंडक्टिविटी हो, ये सब प्रॉपर्टी जब दिखाई देती है तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जब एटम, ये तब कब फिजिकल प्रॉपर्टी कब कंसिडर होगी, जब ये बहुत सारे एटम होंगे, सिंगल एटम पे नहीं, ठीक है। अकेले एटम में कोई रंग नहीं दिखता, कोई कठोरता नहीं होती, तो कोई आकार नहीं होता है, क्लियर है भाई। चलिए अब अगले उस पे चल जाते हैं हम आपके पास, ठीक है। अब आते हैं इसकी संरचना पे, हालांकि मैंने बता दिया था आपके पास जो सवाल आते हैं महत्वपूर्ण ना, उन सब के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे भाई। ये देखिए क्या कहता है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम पे, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एटम की संरचना कैसी होती है, जो मैंने बाहर वो दिखाया था, इसको बुक्स में आपके पास ज्यादातर वो कौन सा ये दिखता है आपके पास, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, मैक्सिमम बुकों में इसकी स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। बेसिकली जो रियल स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहती है। तो बेसिकली ये इन्होंने कुछ नहीं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है सर्कुलर, ये इसको बाहर वाली ऑर्बिट को ले लिया है, ठीक है भाई। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिट रहती है, कोई इधर घूम रहा है, कोई इस ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इस ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इस ऑर्बिट में घूम रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है। तो ये इस प्रकार से घूमते रहते हैं, इसमें न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन भी इसी में रहता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखा रखा है इसमें, प्रोटॉन भी और न्यूट्रॉन भी, ये न्यूक्लियस के अंदर रहता है और इलेक्ट्रॉन बाहर की ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, क्लियर है। तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या रहता है, नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं चार्ज कितना होता है आपके पास। तो जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है भाई आपके पास, वो रहता है आपके पास माइनस के 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम। अब जब चार्ज पढ़ेंगे कूलाम पे भी बात करेंगे कि कूलाम क्या है, एक कूलाम क्या होता है ना। तो जब पढ़ेंगे तब इस पे डिस्कस करेंगे। प्रोटॉन पे आपके पास भाई यही सेम चार्ज रहता है, देखो इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, इस पे पॉजिटिव रहता है और इस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, दोनों पे चार्ज बराबर है, तो इसलिए कोई भी एटम आपका न्यूट्रल रहता है, ठीक है। या तो अगर वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज एटम तब कहलाएगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा या कम होगी, ये हमने कल भी बात की थी इस पे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक तो ये आ जाता है कि इस पे कौन सा चार्ज रहता है, इनका मास, एक तो ये आ जाता है चार्ज आ जाता है भाई, दूसरा इनके पास मास आ जाता है कि मास कितना होता है भाई। तो प्रोटॉन के, अगर इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें तो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है, ठीक है। और प्रोटॉन के अगर मास की बात करें तो आपके पास के 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। अगर इनका कंपेयर करें तो आपके पास कभी कभी ये भी आ जाता है कि आपके पास जो मास होता है ना Me, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है वो रहता है आपके पास प्रोटॉन के मास से जो आपके पास MP अपॉन के 1836, ये रहता है आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास या द्रव्यमान जिसको बोल ले, तो मास का मतलब द्रव्यमान, ठीक है, और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्लियर है। कभी कभी पूछ लेता है, तो आप देख पा रहे हो ये यहां से बहुत ज्यादा भारी है आपके पास,
अब प्रोटॉन के मास को 1836 टाइम, कुछ बुक में 1837 टाइम दे रखा है, ठीक है। तो जो मास होता है आपके पास प्रोटॉन का वो हैवी रहता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है, बहुत हल्का रहता है, और ये फ्री भी रहते हैं बाहर की ऑर्बिट में, क्या रहते हैं, फ्री भी रहते हैं, इसलिए इन्हीं के कारण करंट भी फ्लो होती है भाई। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं। अब देखो इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। सारे पॉइंट्स और नोट्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, बस कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए इन पे हम बात कर रहे हैं। हालांकि नोट्स को पढ़ोगे ना आप, एक बार पढ़ लोगे तो क्वेश्चंस भूलोगे ही नहीं भाई। चलिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग समान रहता है, ठीक है। तो मैं बता दूं यहाँ पे हमने क्या है, ये पिछली स्लाइड में देखो, यहाँ पे मास की बात करें तो जो न्यूट्रॉन का मास है आप देख पा रहे हो, ये इसके मास के लगभग बराबर ही है, ठीक है, बराबर ही है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर रहता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, लगभग 1836 यानी 1836 टाइम्स कम रहता है, ठीक है, 1836 गुना कम रहता है, कहने का मतलब यह है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। एटम का मास मुख्य रूप से, अब देखो जो एटम का मास कंसिडर करते हैं हम भाई, मैंने बता दिया आपके पास ये वाला जो मास है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का जो मास है लगभग ना के बराबर है, बहुत कम है 1837 टाइम। तो जब हम एटम का मास कंसिडर करते हैं वो किन के आधार पे करते हैं, वो केवल किसके आधार पर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर ही हम एटम का मास डिफाइन करते हैं, ठीक है। आगे भी ले रखा है मैंने ये चीजें, है ना, कि एक एटम का मास कितना होता है और एटम पे चार्ज कितना होता है, इस पे भी हम बात करेंगे भाई। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो जब भी हम एटॉमिक मास की बात करते हैं ना, उसमें हम इलेक्ट्रॉन का मास कंसीडर करते ही नहीं, केवल किसका मास कंसीडर करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि कभी भी हम इलेक्ट्रॉन के मास को कंसीडर करते नहीं। जब भी एटॉमिक मास की बारी आएगी तो किसको कंसीडर करेंगे हम, केवल प्रोटॉन और किसको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को भाई, ठीक है। समय कम है, और भाई ये पीपीटी बनाने में भी बहुत समय लगता है, डाटा बनाने में भी, कि बच्चों को क्या डाटा बताना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसलिए पहले से बना के रखते हैं, बस इनको एक्सप्लेन करना है। कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं। अब एटम में चार्ज कितना होता है भाई, एटम पे आ जाता है ना कि एटम में चार्ज कितना होता है, ठीक है, कितना चार्ज होता है। एक एटम में पूछा है कितना चार्ज होता है, तो मैं बता दूं कोई भी एटम हो इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल रहता है। जितने उसमें प्रोटॉन रहते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया वो, ठीक है। फिर कहते हैं कि सर हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैसे कंसीडर करते हैं, सिंपल सी बात है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा वो नेगेटिव चार्ज है, कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी वो नेगेटिव चार्ज, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रह गई यानी कि वहां पे प्रोटॉन ज्यादा है पॉजिटिव चार्ज है, बस इतनी सी बात है, वही चीजें लिखी हुई। तो न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल एटम का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रल मैटर का मतलब है प्रोटॉन इजकल टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब ये दोनों हो तो इससे उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, ठीक है। तो पार्टिकल्स है भाई, प्रोटॉन पे एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, तो न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं है, तो भाई इस केस में क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि जो टोटल चार्ज हो गया 0, तो ये क्या हो गया आपके पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ऐसे केस में क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल, क्या बोलते हैं, न्यूट्रल एटम, ठीक है। ऐसे उसको जब मेरे पास टोटल चार्ज जो हो गया एटम का वो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देगा, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। फिर यहीं से आती है कि आयंस बनने की स्थिति। तो जब हम बोलते हैं ना ये नेगेटिव आयन है पॉजिटिव आयन है, यानी कि जब बहुत सारे किसी भी एटम्स में ना, मतलब कोई भी पदार्थ है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो मेरे पास पॉजिटिव आयंस बन गया। और जब मेरे पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा, वो नेगेटिव आयंस बन गया। तो सेम चीज है आयन बनने पर चार्ज, आयन बनने का चार्ज है जब इलेक्ट्रॉन खो देता है तो पॉजिटिव आयंस कहलाता है, इसको कैटायंस भी बोलते हैं। बैटरी में पढ़े थे उस चीज को, बैटरी में पढ़ेंगे आगे भी हम, ठीक है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या बोल देते हैं हम, नेगेटिव
आयन बोलते हैं, जिसको एनियन बोलते हैं, ठीक है, एन आयन बोलते हैं। क्लियर है? तो कैटायंस और एनायंस बोलते हैं इनको। एनायन ये भी पूछ लेता है कभी कि एनायंस क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, तो ये रहता है एनायंस आपके पास, यानी कि नेगेटिव आयंस रहते हैं। और भाई कैटायंस क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, ये भी पूछ लेता है, बैटरी में भी पूछते हैं आपके पास। तो यानी कि पहले तो हमारे पास एटम में चार्ज कितना था, इलेक्ट्रिकली बात करें न्यूट्रल एटम में तो कोई चार्ज नहीं रहता, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब आयंस बोलते हैं, यानी कि जब मैं बोलता हूं पॉजिटिव आयंस है, यानी कि पॉजिटिव आयंस का मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको पॉजिटिव आयंस बोल देंगे। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी उसको हम पॉजिटिव आयंस बोल देंगे। तो जब भी मैं पॉजिटिव आयंस की बात करूंगा फ्यूचर में, तो यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जब मैं बोलूंगा आपके पास कि उसमें ये नेगेटिव आयंस है, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। क्लियर है? आई बात समझ में? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे सोडियम है, सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो उसे Na+ लिखा जाता है। प्लस का मतलब इसमें एक प्लस क्या है, यानी कि कमी है, कमी एक इलेक्ट्रॉन की, एक कमी है एक इलेक्ट्रॉन की। ओके, और जैसे ही मेरे पास ये क्लोरीन होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसमें यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो सारा खेल लेने और देने का है। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत? चलिए अब आ जाते हैं एटम के मास पे भी भाई, है ना। सारी चीजें बहुत बारीक से समझ रहे हैं एग्जाम्पल के साथ। ऐसा नहीं है कि बस थ्योरी पढ़ाई, रट्टा लगवाया और चलो भाई इस पे पॉजिटिव आयन है नेगेटिव आयन है तो इनका मतलब क्या है, ठीक है। हालांकि जिन्होंने पढ़ रखा उनको तो बहुत बेसिक लग रखा होगा, ठीक है, लेकिन हाँ पहले भी जितने भी क्लासेज हुई उनमें इतना इस तरीके से नहीं कराया। उसमें यही बताया कि इस पे ये आयन्स रहते हैं, पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, ठीक है। तो पढ़ोगे तो पूरा मजा आएगा आपके पास। एटम का मास कितना होता है? मास का मतलब समझ रहे हो आप, द्रव्यमान, है ना। हर एक चीज मास रहती है। और मास और वेट में मैं अंतर बता दूं, किसी भी चीज को आप जब तोलते हो ना तो वेट कंसिडर करते हो। मास का मतलब है उसकी क्वांटिटी कितनी है, वो मैटर क्या है, कितना बड़ा है, ठीक है। तो मास कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है, वेट बदलता है। जैसे कि मान लो मेरे पास 60 किलो का कोई ले लो, 60 किलो की चीनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वेट इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, वेट इज इक्वल टू होता है W इज इक्वल टू M/G। मास आपके पास, इसको द्रव्यमान बोलते हैं, जो कि आपके पास कांस्टेंट रहता है। इसे पूरे ब्रह्मांड में कहीं ले जाओ, चाहे सूरज पे, चाहे चांद पे, चाहे कहीं ले जाओ, चाहे दूसरे ग्रह पे, तो मास कांस्टेंट रहेगा। ये चेंज होता रहता है, चेंज होता है किसके साथ, चेंज होता है, ठीक है, किसके साथ, पोजीशन के साथ, या पोजीशन के साथ। पोजीशन के साथ का मतलब है भाई, अभी यहाँ पे चांद पे ले जाओगे कुछ और होगा। जैसे कि अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे 60 किलो का हूँ, ठीक है, चांद पे जाके 6 गुना कम है वहाँ पे जी का मान, तो वहाँ पे वेट आपका 6 गुना कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 किलो के आसपास ही महसूस करेंगे, वहाँ पे बहुत हल्का महसूस करेंगे। इसलिए आपने देखा भी होगा कि जो वीडियोज है ना, वहाँ पे हल्का मून की वीडियोज देखी होगी, आदमी थोड़ा स्लो मोशन से में चलता है, हवा में चलता है, क्योंकि वहाँ की ग्रेविटी कम है आपके पास, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है उसका वैल्यू कम है वहां पे कंपेयर टू अर्थ के, तो यहाँ पे थोड़ा भारी दिखेगा। कुछ ग्रहों पे हम शायद भारी महसूस करेंगे जहां पे इसकी जी की वैल्यू बहुत अधिक होगी। तो मास और वेट में यानी कि ये एक डिफरेंस रहता है आपके पास। क्लियर है? तो भाई अगर मैं एटम के मास मुख्य रूप से न्यूक्लियस से आता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है आपके पास, प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। तो यानी कि जो भी मास कंसीडर करते हैं हम केवल किससे कंसीडर करते हैं भाई, न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन के को मास में कंसीडर करते नहीं, क्योंकि वो लगभग ना के बराबर होता है, तो इसलिए उसको कंसीडर करते ही नहीं हम, ठीक है। तो प्रोटॉन का मास करें तो हम बताते हैं इसका AMU होता है, N का आपके पास, न्यूट्रॉन का A1 AMU होता है, इलेक्ट्रॉन का लगभग देखा जाए तो 1836 AMU होता है, लगभग नगण्य, इसलिए इसको कंसिडर करते नहीं। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि AMU क्या है, अभी अगली स्लाइड पर उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। बताया ना मैंने कि सिर्फ यूनिट लिख देना या इसके चीजों को बता देना इतने ये जस्टिफाई नहीं होगा, इन चीजों को भी समझेंगे और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि AMU में क्या है और KG क्या है, दोनों में डिफरेंस भी क्या है आपके पास। क्लियर है? तो एग्जाम्पल समझते हैं हम, जैसे कि अगर हम बोले कि मास, ठीक है, अगर हम बात करें हाइड्रोजन एटम का, ठीक है,
हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन उसमें होता है नहीं, एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इसका मास क्या हो गया, इसको तो मैं कंसिडर करूंगा नहीं, इलेक्ट्रॉन को। क्यों? क्योंकि ये बहुत हल्का रहता है। तो इसलिए न्यूट्रॉन का क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रॉन जीरो हो गया आपके पास। तो प्रोटॉन का जो एक एक आपके पास प्रोटॉन रहता है, तो एक प्रोटॉन को ही हम 1 AMU, यानी कि एक प्रोटॉन में जो मास होगा, जो मास होगा वही क्या कहलाएगा आपके पास। और मास हमने भी देखा था कितना होता है आपके पास, यानी कि एक प्रोटॉन का मास जो होगा आपके पास वही एक AMU कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मास कितना हो गया, 1 AMU। जैसे अब बात करते हैं हम कार्बन की। कार्बन की बात करें, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है आपके पास। याद रखना, एटॉमिक नंबर किससे डिफाइन होता है, एटॉमिक नंबर, अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर, लिख लो इसे, एटॉमिक नंबर, ये भी आया था हमेशा, अरे भाई, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन से डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या नहीं बदलती, इनकी संख्या नहीं बदलती। ओके, इलेक्ट्रॉन तो भाई आदान प्रदान हो जाता है, उसकी संख्या बदल जाती है। तो आ जाते हैं इसमें कार्बन के एटम में। प्रोटॉन की संख्या भाई 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करते नहीं एटॉमिक मास में। तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया, 6 प्लस, तो कितना हो गया भाई आपके पास, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 AMU। ठीक है, अभी बता देता मैं AMU यहाँ क्या होती है, अभी आगे चलते हैं। और तो टोटल अगर चार्ज की बात करें तो 0, ठीक है, टोटल चार्ज इस पे भी 0, चार्ज 0 क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, लेकिन मास आपका अवेलेबल है। तो इसका जो एटॉमिक मास रहेगा आपके पास कितना रहेगा, 12 AMU। ठीक है, 12 AMU। तो दोनों के बराबर है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास हमने अभी देखा बराबर है। अब आ जाते हैं भाई, चीजें समझ में आ गई आपके पास। अब आ जाते हैं AMU पे भी कि सर ये AMU भी क्या बवाल है। देखो क्या है भाई, हर चीज भी हम क्या है, किलो में नहीं तोल सकते, है ना। ये तो ग्राम से भी बहुत कम वेट है, आपको बोल दूं 1 ग्राम चीज उठाओ आपको पता भी नहीं चलेगी क्या वेट है। तो ऐसे केस में जहां पे हम बहुत माइनर चीजों को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, वहां पे हम AMU का यूज करते हैं। जैसे AMU की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, एक AMU का मतलब, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एटॉमिक मास यूनिट। ये वो इकाई है जो एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मास मापा जाता है, जिससे, यानी कि इससे AMU से क्या नापते हैं हम, एटम का और सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब जैसे कि प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन को मैंने बताया कंसीडर नहीं करते क्योंकि उसका वेट, उसका मास जो है बहुत हल्का होता है। आई बात समझ में? ठीक है, और मास इसलिए कंसीडर करते हैं हम यहाँ पे क्योंकि तारों के अंदर तो ग्रेविटी का कोई लेना देना है ही नहीं भाई, है ना, वो तो फ्लो हो ही रहे, बहुत हल्के हैं। चलिए, अच्छा, तो एक AMU का मान मैंने क्या बताया था, एक AMU बराबर होता है आपके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 kg, यानी कि किसका मास है, मास ऑफ किसका, प्रोटॉन, प्रोटॉन और या न्यूट्रॉन। ठीक है, हैंडराइटिंग यार बहुत गंदी है मेरी, देखा, बहुत सुधारने की कोशिश करता, सुधरती नहीं, इसलिए थोड़ा पहले ही बना लो। ठीक है, तो यानी कि एक AMU का मतलब है, सिंपल सी बात है, यानी कि जो मेरे पास मास है किसमें, एक प्रोटॉन में या एक न्यूट्रॉन में, उसी मास को हम क्या बोल देते हैं, एक AMU बोलते हैं। और 2 AMU का मतलब 2 प्रोटॉन का मास, 3 AMU का मतलब 3 प्रोटॉन का मास। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 2 प्रोटॉन हो 1 न्यूट्रॉन हो, ठीक है, उसको भी 3 AMU बोल देते हैं। कहने का मतलब या तो एक प्रोटॉन लो या एक न्यूट्रॉन लो, उनका जो मास होगा वो एक AMU कहलाएगा, यानी कि
एटॉमिक मास यूनिट। अब मैंने बताया एएमयू क्यों जरूरी है, अभी बताया था मैंने, ये भी जरूरी क्यों है, मैंने इसलिए बोल भी रखा है। कोर्स इस तरीके से डिजाइन कर रखा है कि आपके बिल्कुल तार ही अपने नहीं भी दिमाग में आ रहा होगा तो मैं पूछूंगा सवाल, यार मैं करवाऊंगा आपके दिमाग में क्लिक, ऐसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, सारी क्लासेस ऐसे ही रहने वाली है। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में आए ना आए तो मैं तो क्लिक करवाऊं, हाँ यार ये भी तो देखनी पड़ेगी ना। या तो रटते तो हो ही, आप रट लोगे तो बहुत अच्छी, रट के तो काम चलता ही है, वैसे रटना तो पड़ता ही है। ठीक है, लेकिन हाँ चीज़ों को अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर समझने में बहुत आसानी रहती है। तो एटम बहुत छोटे होते हैं, उनका मास केजी में लिखना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए साइंटिस्टों ने एक छोटी कन्वेंशन यूनिट बनाई जिसे हमने एक एएमयू बोल दिया। बता दिया मैंने आपको एक एमयू किसका। इसका भी लो एग्जाम्पल समझते हैं भाई। एग्जाम्पल तो हम हर जगह, जैसे हाइड्रोजन में एटम, एक प्रोटॉन अभी बता दिया, तो एक प्रोटॉन इजकल टू एक एमयू, न्यूट्रॉन 0, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक एमयू। कार्बन का भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की हम बात ही नहीं कर रहे क्योंकि होता नहीं। ठीक है, तो यहां पर 16 एएमयू, 8 + 8। तो उम्मीद करता हूं एएमयू का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा, मास का कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर हो गया होगा भाई। कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को होगी तो कमेंट बॉक्स में छोड़ देना भाई। अब आ जाते हैं इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे बात कर लेते हैं भाई। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अब हमने देख लिया है। ठीक है, कॉल आ गई थी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे आ जाते हैं। देखो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने डेफिनेशन बना रखी सारी, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, जो बहुत जो चीज वर्ड इंग्लिश के हैं उनको इंग्लिश में, जो हिंदी के हैं हिंदी में। फ्री इलेक्ट्रॉन वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एटम की आउटर शेल से ढीले बंधे होते हैं और बिना एटम छोड़े आसानी से मूव कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिक करंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यानी कि जो आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना आपके पास, मान लो ये है आपके पास आउटर ऑर्बिट, ये बहुत लूजली कनेक्ट रहते हैं। क्या रहते हैं आपके पास, ये वाले इलेक्ट्रॉन ना, ये क्या रहते हैं, लूजली कनेक्ट। अरे भाई, लूजली कनेक्ट रहते हैं, यानी कि आसानी से ये क्या हो जाते हैं, यहां से जंप कर जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो कि इसकी लास्ट ऑर्बिट, जब ये यहां से जंप कर जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और वैसे यहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को जब हम बोलते हैं ना, ठीक है, लास्ट वाली ऑर्बिट में, ठीक है, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहती है ना, सबसे बाहर की ऑर्बिट, यानी कि सबसे बाहर की ऑर्बिट, बाहर की ऑर्बिट या कक्षा, ठीक है, या कक्षा जिसको बोलते हो आप, है ना। ठीक है, तो इसको क्या बोल देते, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहती है, सबसे बाहर की ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, या संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं भाई। ठीक है, और यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली कनेक्ट रहते हैं, तो कुछ एटम में इजिली फ्री हो जाते हैं, तो इनको फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं, यानी कि आपके पास। और फ्री इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, करंट के जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि ये तो एक एटम है, एक यहाँ से फ्री हुआ, एक इसके बराबर वाला एटम हो गया, लो भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो गया, तो मूवमेंट के लिए रेडी हो गए हैं, ये मूवमेंट के लिए क्या हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाते हैं आपके पास चार्ज पे भी भाई। तो चार्ज क्या है आपके पास, इलेक्ट्रॉन पढ़ लिया यहां से। चलिए भाई चार्ज पे आ जाते हैं। तो चार्ज क्या है भाई आपके पास, आपने देखा होगा, चार्ज तो देखा ही नहीं कभी भी, लेकिन इसका प्रभाव ये, इसके वो बहुत सारे देखे होंगे इफेक्ट। तो चलो उसी इफेक्ट को देखते हैं। तो आपने ये चीज सुनी होगी कि हमने इसको रगड़ा, यूं 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 रगड़ा बालों से, पेन से,
और फिर एक गुब्बारे को रगड़ा, पेन को रगड़ा, इस चीज को आप देख सकते हो, ठीक है। और फिर नीचे छोटे छोटे कागज है, उनके पास घुमाया तो कागज इस पे आके चिपक जाते हैं। तो यानी कि मतलब क्या हो गया, आपके पास आपने पेन को रगड़ा तो यानी कि उस पर कोई तो ऐसा प्रभाव आया, कोई तो ऐसी शक्ति आई कि जब मैं उन कागज के छोटे टुकड़ों के पास या धूल के टुकड़ों के पास ले गया, वो उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं। ये चीज है भाई, सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो ऐसा क्या हुआ उसके दौरान, तो सिंपल सी बात है, जब हम किसी चीज को रगड़ते हैं, मैंने कल ही बताया था, तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। आगे बात करेंगे किसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा, किसमें प्रोटॉन होगा। तो सिंपल सी बात है, मान लो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है, या किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा आपके पास, ठीक है। तो यानी कि उस पर प्रभाव आ गया कि उसमें एक फोर्स क्रिएट हो गया कि जो चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। खींच वो तब रहा है जब वो क्या करेगा, जब उस पर चार्ज अपोजिट होगा। मान लो नीचे वाली चीज पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव आ गया, तो ये अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन सपोज करो कोई चीज नीचे वाली चीज है, उस पे नेगेटिव चार्ज है और दूसरे पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, तो उसको रिपल करेगा। तो यानी कि किसी भी पदार्थ की वो प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसमें वह अपना अट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन को बोलते हैं प्रतिकर्षण, या रिपल्सन, यानी कि रिपल्सन का मतलब हो गया हिंदी में क्या बोलेंगे यार रिपल्शन को, प्रतिकर्षण, आकर्षण बोलते हैं ना, हाँ आकर्षण शायद, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब खींचना, और रिपल का मतलब हिंदी में जाओ तो आप थोड़ा दूर भगाना, प्रतिकर्षण बोलते हैं शायद, ठीक है एग्जैक्ट। लेकिन आप भावनाएं समझ गए होंगे, यहाँ पे भावना समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण अब आया, हाँ अट्रैक्शन का मतलब आकर्षण और रिपल्सन का मतलब प्रतिकर्षण का बल, ठीक है। तो वो क्रिएट हो जाता है, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम जैसे आपकी तरह ही है, ठीक है ना, आप अपोजिट चार्ज की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। यानी कि मेल फीमेल एक दूसरे को अट्रैक्ट रखते हैं, ठीक है। आजकल टेंडेंसी अलग भी हो गई है, खैर वो अपवाद होते ही हैं, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। चलो वापस पॉइंट पे आते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अपोजिट जो चार्ज होगा अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज रिपल करेगा आपके पास, ओके। तो सेम वही है जो मैंने आपको समझाया कि चार्ज पदार्थ की वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन, यानी कि आकर्षण, मैं लिख दे रहा हूं आकर्षण या प्रतिकर्षण, ठीक है, का उत्पन्न करता है इलेक्ट्रिक फोर्स ना, आकर्षण, या जिस गुण की वजह से वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट, आकर्षित या प्रतिक्षेपित या रिपल करती हैं, है ना, चार्ज कहते हैं भाई आपके पास। तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का लॉस होने पे बनता है, यानी कि जब हम किसी चीज को से इलेक्ट्रॉन जा रहे, पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एग्जांपल ग्लास रोड सिल्क से रगड़ने पे, ठीक है। तो इससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस रहता है, कल भी बताया था हमने, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लॉस होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉसेज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन गेन होने पर बनता है। नेगेटिव चार्ज कैसे बनेगा, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आ रही है, तो सिल्क को ग्लास से रगड़ने पे क्या होता है, सिल्क इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, तो सिल्क क्या है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, तो ग्लास की रोड इलेक्ट्रॉन को छोड़ती है, ठीक है भाई। इन पे चर्चा करें क्यों छोड़ते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है आपके पास, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं जैसे कि ये कल भी हमने लिया था, लेकिन अब चार्ज पढ़ा रहे हैं तो इसको यहाँ पे बताना भी जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ग्लास और सिल्क, तो ग्लास और सिल्क को रगड़ने पे ग्लास पॉजिटिव चार्ज बनाता है भाई, और सिल्क आपका नेगेटिव चार्ज बना, दोनों के बीच फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन का। बैलून को रगड़ने पर नेगेटिव चार्ज बनाता है, और बाल पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, बैलून दीवार से चिपक जाता है। एक बात सोचने की है, ठीक है, हमने ग्लास को रगड़ा और फिर यहाँ पे बैलून को रगड़ा बालों से, तो ये तो नेगेटिव चार्ज बना रहा है, और ये बना रहा है भाई आपके पास पॉजिटिव चार्ज, जबकि रगड़ रहे हैं दोनों चीजों को। तो यानी कि कुछ ना कुछ तो जुगाड़ ऐसा है
कि भाई इसको तो रगड़ रहा हूं, ये पॉजिटिव चार्ज बना रहा हूं, इसको रगड़ रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज बना रहा है। उसके ऊपर रगड़ तो दोनों चीजों को रहे हम, लेकिन चार्ज आपका अलग अलग बन रहा है। क्लियर है? तो इसके पीछे की कहानी क्या है? तो ये डिपेंड करता है आपका मटेरियल के ऊपर भाई। ठीक है, अब ये सवाल मैंने खुद ही डाले हैं, देखो जवाब तो मैं वही दे देता, लेकिन ये है कि जब आप बाद में पढ़ोगे, बहुत सी बार ऐसा होता है ना, लेक्चर तो देख नहीं पाते, समय लगता है, पढ़ने में थोड़ा कम समय लगता है, क्योंकि हमारी इधर उधर की बातें भी रहती है। तो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो रिटर्न में भी दे रहा हूँ, जब पढ़ोगे बाद में इन नोट्स को तो मज़ा आएगा भाई। और इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो पसंद आए तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना, अगर ये फंडे पसंद आ रहे हैं तो। ठीक है, मेहनती बच्चों को। तो चलिए, जो कि आप ये काम बहुत कम करते हैं। तो अब देखो मैंने क्वेश्चन डाला है, ये 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं पे, कि ग्लास को सिल्क पर रगड़ने पे पॉजिटिव चार्ज और बैलून को हेयर पर रगड़ने पे नेगेटिव चार्ज क्यों आता है भाई, जो कि मैं अभी पहले पूछ रहा था। तो सब मैंने बताया था कि अलग अलग पदार्थ के इलेक्ट्रॉन को पकड़ने या छोड़ने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। इस गुण को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या ट्राइब इलेक्ट्रिक नेचर भी कहते हैं। ट्राइब इलेक्ट्रिक नेचर का मतलब है कि कुछ एक हमने लिस्ट बना रखी है इन मटेरियल की, कुछ ऊपर रख रखे कुछ नीचे। ठीक है, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ते हैं, नीचे वाले पकड़ते हैं, बस ये है, इसको वो बोल देते हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब ग्लास अब क्या है इनके, मैंने बताया इलेक्ट्रॉन को पकड़ने, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे उदाहरण, ग्लास को सिल्क से रगड़ने पे ग्लास ही क्यों पॉजिटिव होता है भाई? क्योंकि ग्लास के जो इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग पावर है वो कम होती है, वो रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाता, वो छोड़ देता है। ठीक है, जबकि सिल्क की जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होती है, तो भाई उसे रगड़ रहे हैं तो सिल्क खींचेगा और ये छोड़ देगा, उसके होल्ड करने की क्षमता नहीं है ग्लास में, सिल्क की है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास जल्दी खींच लेता है। तो इसलिए सिल्क पे नेगेटिव हो जाता है, ग्लास पे पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो रगड़ने पे इलेक्ट्रॉन ग्लास से निकलकर सिल्क में चले जाते हैं, यही कारण है। सेम ऐसे बैलून में, बैलून किसका बना होता है? रबड़ का। अभी इस वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। बैलून को हेयर से रगड़ने पर बैलून क्यों नेगेटिव हो जाता है भाई आपके पास? तो बैलून की जो रगड़ने पे ना वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। ठीक है, और जबकि ग्लास दूर फेंकता था रगड़ने पे, बैलून खींचता है, रबड़ का होता है, तो उसकी खींचने की वो अलग है, और बालों की रिलीज करने की, छोड़ने की है। तो सेम वही चीज है, बैलून रबड़ की इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होती है, हेयर की इलेक्ट्रॉन की होल्डिंग पावर कम होती है। तो रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स जो है हेयर से निकलकर बैलून में चले जाते हैं, और बैलून इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है, हेयर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज हो जाता है आपके पास। तो बालों पे अगर पूछा है, आता है कि क्लियर है कि बालों पे कौन सा चार्ज होगा रगड़ने पे, और आपके पास बैलून पे कौन सा चार्ज होगा? कोई दिक्कत भाई यहां तक? किसी बच्चे को दिक्कत होगी तो यार, लेकिन लाइव नहीं आते आप, इसलिए मेरा ना वो भी नहीं रहता है। चलिए, अब चार्ज तो पढ़ लिया, चार्ज किस तरीके का होता है, कैसे होता है, कैसे पॉजिटिव होगा, कैसे निगेटिव होगा, किधर पॉजिटिव जाएंगे, किधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, किधर वो जाएंगे, ये सब चीजें आपने पढ़ लिया। अब इसके फॉर्मूले पे आ जाते हैं चार्ज का। ठीक है, चार्ज के जो फॉर्मूले होते हैं इनसे न्यूमेरिकल्स भी आता है, उस पर भी हम बात करेंगे भाई। ठीक है, वो देखिए क्या कहता है, बेसिक फॉर्मूला जो है आपके पास चार्ज का, ठीक है, वो रहता है Q इक्वल टू NE। ठीक है, Q क्या है आपके पास? चार्ज है, कूलाम में नापते हैं इसको चार्ज को। ठीक है, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
दूसरा आपके पास फॉर्मूला टू करंट टाइम का रिलेशन है ये आपके पास, ठीक है। Q इजकल टू आई टी होता है, Q चार्ज है, I करंट है एम्पियर में और T समय है। यहीं से दोनों से निकल के Q बराबर है, तो Q इजकल टू Q रखूँ तो मैं N गुना E रख दूं और यहाँ पे I गुना T रख दूं। तो यहाँ से बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो I इंटू टी अपॉन के E से निकाल सकता हूँ, या ठीक है, या I इजकल टू कुछ भी मैं निकाल सकता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी फैक्टर ये वाले दे के रखते हैं, इनसे भी चीजें पे न्यूमेरिकल्स आपके पास आ जाता है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, अभी पढ़ा हमने चार्ज कितना होता है, नेगेटिव उस पे कितना है, पॉजिटिव कितना है, ठीक है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट उस पे क्वेश्चन पे। अब इन पे देखें न्यूमेरिकल्स किस प्रकार के आ जाते हैं, इनको समझने की कोशिश भी हम करते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि यदि किसी वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स का मतलब दैट मीन से किसकी वैल्यू दे दी इसने, एन की वैल्यू दे दी, नंबर ऑफ, तो कुल चार्ज कितना होगा, कुल चार्ज कितना होगा, यानी कि इसने क्यू पूछा है, टोटल चार्ज। तो आपने अभी पढ़ा है फॉर्मूला, क्यू इक्वल टू क्या पढ़ा है, एन इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी दे दी है, ये दे दी 5 इंटू 10 की पावर क्या बोलते हैं 10 की पावर 18, ठीक है, और इंटू ई। ई की वैल्यू क्या होती है भाई, ई इक्वल टू हमने पढ़ रखा है, ई इक्वल टू पढ़ा है आपने, चार्ज ऑन 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अच्छा मैं एक चीज़ बतानी भूल गया भाई, कूलाम से याद आया, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ ना चार्ज, तो यूनिट की इक्वल टू जो है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से चार्ज क्या रहता है आपके पास, प्रति सेकंड कितना करंट फ्लो रहा है, उससे भी करंट पे आते ही हम जब आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी से यहाँ से भी निकालते थे। चार्ज की यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट लिख लो आप कूलाम। वैसे मैंने इसमें बाद में क्वेश्चन डाल रखा है, यूनिट क्या रहती है आपके पास, कूलाम, ये तो ले भी रहा चार्ज कूलाम है ना, कहीं ना कहीं मिल जाए, ये तो बहुत बेसिक सा है, ओके, फिर भी आता है चार्ज की यूनिट ना कूलाम। तो भाई इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो 16 पंजे 80 ले लो आप, है ना, 80 इंटू 10 की पावर -19, या 19 क्या -1 हो जाएगी भाई आपके पास, है ना, 18 1 -1 या 0.8 कूलाम, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि इतने बेसिकली क्या है, चार्ज क्या है देखा जाए तो इतने इलेक्ट्रॉन्स है, तो कुल चार्ज बताओ भाई, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम चार्ज बोल देते हैं, यहाँ पे टेक्निकली उसे बोलते हैं ना पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज भी कैसे होगा, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दैट मीन्स ये होगा आपके पास नेगेटिव, क्या होगा नेगेटिव। ठीक है, इसने बोला किसी वस्तु में इतने इलेक्ट्रॉन्स है, उसने इलेक्ट्रॉन्स बता दिया है, प्रोटॉन तो बोला ही नहीं, उसने बोला है इलेक्ट्रॉन्स है भाई, तो चार्ज भी कैसा होगा नेगेटिव, यानी कि ये वस्तु कैसी होगी आपके पास, नेगेटिव होगी। कोई दिक्कत यहां तक, चलिए भाई अब आ जाते हैं दूसरे उसमें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, 2 एम्पियर की करंट है, यानी कि इसने बेसिकली आई दे दिया है 2 एम्पियर, आदि चीजें तो हमें उसी से पता चल जाती है कि करंट है, और टी दे दिया आपके पास, कितना दे दिया 10 सेकंड, तो चार्ज कितना होगा, तो अभी पढ़ा हमने Q इक्वल टू क्या होता है आई टी, यानी कि कितना करंट बह रहा है कितने सेकंड के लिए, तो हर सेकंड करंट बह रहा है, तो बहने की संख्या क्या है इलेक्ट्रॉन ही, तो बेसिकली यहाँ पे भी बह इलेक्ट्रॉन ही रहे, तो कितने इलेक्ट्रॉन भाई उसी को चार्ज में डिफाइन करना है, तो कितना है 2, ठीक है, Q इक्वल टू क्या होता है आपके पास आई टी, और ये हो गया आपके पास भाई 10, तो यानी कि 20 कूलाम, 20 कूलाम चार्ज बह रहा है, यानी कि 2 एम्पियर 2 एम्पियर की करंट है और 10 सेकंड तक बहती है, तो उसमें इतने कूलाम चार्ज बहता है, क्लियर है, ठीक है। और अगर यहाँ से भाई कूलाम चार्ज, यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो कि कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं भाई, तो निकाल सकते हो आप, Q इक्वल टू आपके पास N इंटू ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे आपके पास, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं Q अपॉन के ई, Q आएगा आपके पास 20 कूलाम चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दो, अरबों में आएंगे भाई, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं 2 एम्पियर में, यानी कि इससे आप पूछ भी रहे 2 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, आई बात समझ में, क्लियर है, ठीक है, चलिए अच्छा 10 सेकंड वाले इतने इलेक्ट्रॉन्स बहेंगे उस दौरान, चलिए अच्छा अब इसने पूछा है, देखो भाई ये भी यहां से भी ये न्यूमेरिकल में डाल दिया है, तो ये थ्योरी का पार्ट, ठीक है, बट हमने इसको न्यूमेरिकल में ही डाल दिया है। इसमें बोला है कि यदि किसी कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एक कंडक्टर में 1 कूलाम चार्ज है, तो Q की वैल्यू दे दी ना भाई इसने, 1 कूलाम चार्ज है,
और इसने n पूछा है, तो हमने पढ़ रखा है Q इजकल टू n इंटू ई, और E इजकल टू पढ़ा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ठीक है, और यहां से ये हो गया Q अपॉन के E। तो इसने पूछा कि एक कूलाम चार्ज में, तो एक कूलाम चार्ज में E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। इसे सोल्व करोगे ना आपके पास तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर बहते हैं, ठीक है, तो उसे मैं एक कूलाम चार्ज बोलूंगा। तो जब भी मैं बोलता हूं एक कूलाम चार्ज तो समझो इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं भाई। 625 में, या 625 बहुत सी जगह और जगह ये भी आ जाता है 625 इंटू 10 की पावर 16, वही कर दो, दो इधर लगा दी घटा दी इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन आता है कि एक कूलाम चार्ज में ना, एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक कूलाम चार्ज में 625 के आगे 16 जीरो लगा दो तो आपको पता चल जाएगा एक कूलाम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, यानी कि उस दौरान इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में क्रॉस सेक्शन एरिया से बह रहे होते हैं एक कूलाम चार्ज। क्लियर भाई यहां तक? किसी प्रकार से किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो उम्मीद करता हूं आज आपका चार्ज का कॉन्सेप्ट, एटम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा।